कैसे हो? ठीक ठाक हो? चलिए आज बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ग्रेविटेशन का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, याद है हमने लास्ट वीडियो में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? वो एक्सेलरेशन, ठीक है, जब बॉडी में प्रोड्यूस होता है कब? जब वो ग्रेविटी के अफेक्ट के अंदर हो। ठीक है, यही है ना, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? जी से डिनोट करते हैं। ठीक है क्या एक्सेलरेशन? तो ऑब्वियसली यूनिट्स भी बच्चे एक्सेलरेशन वाली होंगी। सारी प्रॉपर्टीज एक्सेलरेशन वाली। यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है, क्या आया था? जी किसके इक्वल आया था बच्चे? जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यही था ना, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। जी यहां पे कांस्टेंट है, वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं यार, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी। ठीक है, मास एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। आर क्या था? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहां से फिर हमने बताया था कि हर एक प्लैनेट का, हर एक बॉडी में, ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक प्लैनेट का मास अलग है और हर एक प्लैनेट का रेडियस भी अलग होता है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चे हम करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, जो हमने ये वाला जी किया, ये कहां पे आया था? ये होता है बच्चे एट द सरफेस ऑफ अर्थ। कहां पे? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये जो जी की वैल्यू है सरफेस ऑफ अर्थ के लिए है। कितनी आई थी जी की वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही थी ना। ठीक है, तो हाइट के साथ अगर हम जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, इसका रेडियस आर माना था हमने और मास माना था कैपिटल एम। ठीक है, यही था। तो अगर हम सरफेस से किसी हाइट पे चले जाएं या फिर किसी डेप्थ पे चले जाएं, अर्थ के अंदर चले जाएं, तो जी जो है वो कैसे वेरी होगा? ठीक है, ये हमें मेनली करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम कर रहे हैं विद हाइट। ठीक है, इसकी आपको डेरिवेशन तो नहीं है बच्चे, डेरिवेशन +1 क्लास में है। ठीक है, आपने जो चीजें याद रखनी है फिलहाल के लिए, ठीक है, मान लीजिए हम, ये तो रेडियस ही हो गया अर्थ का, ठीक है, इससे कुछ हाइट पे जा रहे हैं। मान लीजिए इतनी हाइट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा इस पॉइंट पी पे। ठीक है, सरफेस पे कितना होता है? जी। मान लीजिए पॉइंट पी पे है वो जी डैश। कितना? जी डैश। कितनी हाइट पे? एच हाइट पे। तो क्या होगा बच्चे? तो क्या होगा? जी जो है ये आता है इक्वल टू, जी डैश जो है ये आता है इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h ओवर आर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h बाई आर। ठीक है, जी डैश क्या है? जो इस पॉइंट, जो किसी हाइट पे लिया है पी पॉइंट, वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी क्या है? जो सरफेस पे है। ठीक है, तो दोनों के बीच रिलेशन ये वाला बनता है। यहां से पता क्या चलता है बच्चे हमें कि जो जी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस विद हाइट के साथ साथ वो क्या होता है? हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। वो हमें कहां से पता चलेगा? देखिए ये हमें कैसे पता चला कि ये डिक्रीज हो रहा है? देखिए एच जो है
हाइट है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है, हाइट क्या बोल रहे हैं हम, इंक्रीज हो रही है। अगर एच इंक्रीज होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी 2h/r, क्योंकि न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाता है वैसे ही फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि आर ने तो चेंज होना ही नहीं, वो तो सेम रहेगा ना। एच जैसे जैसे चेंज होगा ये वाली टर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी बच्चे, इस पूरी टर्म की वैल्यू डिक्रीज होगी, जो है 1 - 2h/r, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ये वाली टर्म इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही ये पूरी डिक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं लेट 5, चलो 1 से ही लेते हैं, ठीक है, 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4, 1 - 5, ठीक है। 1 में से कुछ माइनस हो रहा है और वो इंक्रीज भी हो रहा है, पहले 2 था, फिर 3, 4, 5, सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे बन रही है। ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एच इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा बच्चे, रिजल्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे 1 - 2 क्या आएगा, -1, -2, -3, -4। अब आपको पता है कि माइनस में नंबर 1 4 से बड़ा होता है, ठीक है, तो ये वाली टर्म डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर ये पूरा अगर ये अगर ये पूरी टर्म डिक्रीज हो रही है बच्चे, ठीक है, तो ये सारी टर्म भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब g डैश भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज है मेन आपको याद रखने के लिए। इस रिलेशन की कभी अगर आपको जरूरत पड़ती है एनटीएससी वगैरह में, ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। दूसरा है विद डेप्थ, विद डेप्थ। पहले हमने क्या किया था, हम किसी हाइट पे गए हैं, अब क्या करना है, किसी डेप्थ पे आना है, ठीक है, अंदर को आना है, यहां पे ऐसे नीचे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गए, पॉइंट P यहां पे है अब, ठीक है, पहले पॉइंट P ऊपर था, अब अंदर है उसके। अब क्या होगा, जो G डैश है, अब पॉइंट P पे हम मान रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू G डैश, सरफेस पे वही रहेगा G, ठीक है। तो G डैश जो आता है बच्चे, ये होता है इक्वल टू 1 - d/r, d/r, ठीक है। वहां पे 2h है हाइट में, डेप्थ वाले में सिर्फ d आएगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, सेम चीज, सेम वैसे ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे d इंक्रीज होगा, d/r डिक्रीज होगा, 1 - d/r डिक्रीज होगा, ठीक है। मैं एक बार यहां पे स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। इफ d increases it means what, d/r also increases, ठीक है। इसका मतलब 1 - d/r क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब g into 1 - d/r क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब g डैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, ये चीज है। तो यहां पे भी क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डेप्थ, ठीक है, इट आल्सो डिक्रीजेज विद डेप्थ, इट डिक्रीजेज विद डेप्थ आल्सो। ओके, ये चीजें आपको बच्चे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ठीक है। इसके बाद इसको करने के बाद, ठीक है, हम आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर, ठीक है। क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। याद कीजिए बच्चे, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब फील्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है देखिए, ठीक है, 9th क्लास में हो तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर 11th में हो, ठीक है, तो आपने इसको पढ़ रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, ठीक है।
तो फील्ड बच्चे होता क्या है, एक तरह से स्पेस को हम फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। ये वो फील्ड होता है, ठीक है, जो किसी तरह की फोर्सेज को मान लीजिए कॉज करता है, ठीक है। कैसे, जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैग्नेट्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ऐसे मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, एक और मैग्नेट ले लिया यहां पे, ठीक है। अब आपको ये चीज तो बच्चे पता ही होगी ऑब्वियस कि जो सेम पोल जो होते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो ऑपोजिट पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये पता है ना सभी को, ठीक है। तो अब ये दोनों बच्चे अट्रैक्ट या रिपेल कब करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन को हम मैग्नेटिक फोर्सेज बोल सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स ही होती हैं बच्चे, ठीक है। यहां पे उनको हम मैग्नेटिक फोर्सेज बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर तो ये दोनों ऐसे पड़े हुए हैं तो ऑब्वियस क्या होगा, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, होगा ना ऐसा। चलिए, अब क्या होगा, अगर इस मैग्नेट को मैं यहां पे ना रख के मैं यहां पे रख दूं, मान लीजिए, क्या अब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है। क्यों? कहने को हम ये बोल देते हैं कि वो बहुत ज्यादा दूर चला गया, ठीक है। दूर चले जाने से बच्चे होता क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से अब बाहर हो चुके हैं। क्या हुआ, जब दोनों एक दूसरे के क्लोज थे तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चे, इस मैग्नेट के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है, सभी मैग्नेट्स के अराउंड एक फील्ड होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सिर्फ उसी के अंदर आने पे मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ऐसे ही आपने चार्जेस के बारे में सुन रखा होगा बच्चे, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, पता है ना। ये भी पता होगा कि जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को नफरत करते हैं कि जा भाग जा यहां से, ठीक है। और जो ऑपोजिट पोल्स हैं बच्चे, पोल्स नहीं है, ऑपोजिट चार्जेस जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, कि आजा तू आजा मेरे पास, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर वही बात, अगर ये दोनों ऐसे हैं, एक दूसरे के पास हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज्ड है। फिर से वही चीज, अगर इसको यहां पे ना रख के इधर ले जाऊं मैं, बिछोड़ दिया हमने प्रेमियों को, ठीक है, वहां पे ले गए, अब क्या होगा, अब भी अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक चार्ज के अराउंड बच्चे एक फील्ड होती है, सिर्फ उसी में आने पे कोई दूसरा चार्ज जो है वो एक उस पे इलेक्ट्रिक फोर्सेज लगाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्सेज लगाएगा। जब दोनों एक दूसरे के पास से, तो क्या था, दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थे, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे कौन सी फोर्सेज लगा रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्सेज, ठीक है। तो अब यहां से कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। तो जैसे मैग्नेट्स के केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चार्जेस के केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या बोला हमने, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं कि इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस, ठीक है, इन विच इट कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्सेस, क्या, मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। मतलब वो स्पेस जिसके अंदर एक मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्सेज एक्सपीरियंस करता है या एक्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, ये किसके अराउंड स्पेस है, चार्ज के अराउंड, ठीक है, चार्ज के अराउंड। तो ये क्या है, स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेज, कौन सी फोर्सेज, इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है मैग्नेटिक फोर्सेज के लिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है इलेक्ट्रिक फोर्सेज के लिए। तो ये भाई साहब क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेज के लिए जरूरी है। ठीक है, किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्सेज के लिए। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, द स्पेस अराउंड a material body, ठीक है, in which it can experience gravitational forces। ठीक है, तो ये किसी मटेरियल बॉडी का कहने का मतलब वो बॉडी जिसका कोई मास हो। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्सेज बच्चे पोल्स के कारण होती है, इलेक्ट्रिक फोर्सेज चार्जेज के कारण होती है। तो हमने वैसे बोल दिया कि पोल्स के अराउंड वो स्पेस, चार्जेज के अराउंड वो स्पेस। यहां पे क्या बोल दिया, मटेरियल बॉडी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेज किसके कारण होती हैं, G m1m2/r², न्यूटन चला पड़ा था हमने, मास के कारण होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज। अब मटेरियल बॉडी लिख दिया, सेम ही चीज है, क्योंकि कोई भी बॉडी बच्चे हमारे यूनिवर्स में ऐसी नहीं है जिसका कोई मास ना हो। ठीक है, हर एक बॉडी का कोई ना कोई मास है, चाहे कितना भी छोटा हो। ठीक है, तो किसी मटेरियल बॉडी के अराउंड वो स्पेस जो कि जिसमें कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सपीरियंस करे या एक्ट करे, बस ये चीज है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। क्या है, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है, ये है। ठीक है, ओहो टूट गया। फ्री फॉल क्या है बच्चे, नेम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, जब आपको छत से धक्का दे दिया जाए तो आप फ्री फॉल में होंगे। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो। चलिए, फ्री फॉल क्या है बच्चे, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करे। ठीक है, फ्रीली फॉल करने का मतलब जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लग रही हो सिवाय किसके, ग्रेविटी के। ठीक है, तब हम बॉडी को क्या बोलते हैं कि वो फ्रीली फॉल कर रही है। फॉल तो देखिए अब भी कर रही है, ये मार्कर अब भी फॉल कर रहा है, लेकिन फ्रीली नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरे हाथ की फोर्स से आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, अब ये फ्री फॉल था ऐसे। ओ किधर चल दिया हूं, सॉरी। चलिए डिफाइन करते हैं फ्री फॉल को। क्या है, अ बॉडी is said to be in free fall। ठीक है, if it is falling under effect of gravity alone। ठीक है, अगर वो फॉल करे सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगती होनी चाहिए बच्चे, और वो है ग्रेविटी। ठीक है, इसके अलावा कोई और फोर्स उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब हम बॉडी को बोलते हैं कि वो फ्रीली फॉल कर रही है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की थी हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन वो 3, ठीक है, याद है ना। अंडर फ्री फॉल के अंडर वो इक्वेशन क्या बन जाती है, अंडर फ्री फॉल। पहली इक्वेशन क्या थी, कौन कौन सी इक्वेशन थी बच्चे, पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी क्या थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यही था। तो इन तीनों इक्वेशंस, ठीक है, अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो क्या बन जाएंगी, कुछ नहीं होगा बच्चे, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे ए की जगह पे हम जी लगा देंगे, क्योंकि बॉडी किसके कारण नीचे को आ रही है, ग्रेविटी के कारण।
उस ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, पहली इक्वेशन, एक ही जगह क्या आ गया g। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या था बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, तब हम बात करते हैं ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अगर मूव कर रही है तो इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। अगर बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है तब इसको हम हाइट या फिर डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, हाइट या डेप्थ। तो h लिख रहा हूं मैं यहां पे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 h की जगह, सॉरी a की जगह g, s की जगह h। ठीक है, बस ये है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल में। चलिए एक चीज और बतानी चाहूं। ठीक है, वर्टिकल मोशन है तो दो तरह से हो सकता है, या तो बॉडी नीचे को आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, या फिर वो ऊपर को जा रही है वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा बच्चे, अगर बॉडी ऊपर को जा रही है अपवर्ड जर्नी में, ठीक है, अपवर्ड जर्नी में जी को हम नेगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड जर्नी में, ठीक है, जी को पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, जी को पॉजिटिव लेते हैं। ओके, चलिए इसके बाद है बच्चे आपका टॉपिक मास एंड वेट। ठीक है, मास एंड वेट। इकट्ठे पढ़ने का मतलब क्या है, दो क्वांटिटी मास एंड वेट। ठीक है, इकट्ठे क्यों लिखे, क्योंकि बच्चे कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, आम बोलने चलने में हम दोनों क्वांटिटीज को इंटरचेंज कर देते हैं। मास को हम वेट बोल देते हैं, वेट को मास बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन दे आर नॉट सेम। ठीक है, दे आर टोटली टू डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, टोटली डिफरेंट क्वांटिटीज। कैसे, ठीक है, क्योंकि एक मास है दूसरा वेट है, यही डिफरेंस है। चलिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चे। कैसे, जो मास है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास होता है किसी बॉडी के अंदर, ठीक है, मैटर की क्वांटिटी कितनी है, मैटर की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, जो भारीपन हम बोलते हैं, ठीक है, कि कोई बॉडी कितनी भारी है, वो एक्चुअल में मास है, वो वेट नहीं होता। ठीक है, मास को डिफाइन कैसे करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी बॉडी है बच्चे, मान लीजिए कोई प्लास्टिक का टेबल है, लेट, ठीक है, प्लास्टिक का कोई टेबल है, तो उसका मास क्या है, मास क्या है उसका, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक इन दैट टेबल। ऑब्वियस, जितनी उसमें प्लास्टिक है वही उसका मास है। ठीक है, कोई लकड़ी की चेयर है, वुडन चेयर है कोई, ठीक है, तो उसका मास क्या होगा बच्चे, उसका मास होगा क्वांटिटी ऑफ वुडन वुड इन दैट चेयर। ठीक है, मतलब क्वांटिटी कितनी है, हमारा मास क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई एक चीज नहीं है, एक मैटर नहीं है, काफी सारे हैं। जैसे हमारे अंदर हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, ठीक है, और मसल्स हैं, ठीक है, स्किन है अपनी, ऐसे मतलब काफी सारी चीजों को मिला के हमारी बॉडी बनती है। तो उनकी क्वांटिटी कितनी है इस पे डिपेंड करता है कि हमारा मास क्या है। ठीक है, अब वेट, वेट वेट क्या है, पहले ही बता देता हूं बच्चे, वेट क्या होती है, एक फोर्स है। वेट क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, ये मास नहीं है, फोर्स तो टोटली डिफरेंट क्वांटिटी होगी ना। ठीक है, लेकिन इट इज समवट, मतलब ये रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड टू मास। ठीक है, खून का रिश्ता है दोनों का, मास और वेट का। ठीक है, क्योंकि वेट बच्चे फोर्स है
अब क्वेश्चन ये है कि अगर वेट फोर्स ही है तो उसको फोर्स ही क्यों नहीं बोलते, ठीक है। फोर्स इसलिए नहीं बोलते, है तो फोर्स ही, लेकिन फोर्स सिर्फ फोर्स इसलिए नहीं बोलते बच्चे, ये सिर्फ एक ही केस होता है जब हम फोर्स को वेट बोल सकते हैं। फोर्स एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, वेट उसका एक छोटा सा कह लीजिए एक सब पार्ट, उसका स्पेशल केस है। ये तब होती है फोर्स जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, यही चीज फ्री फॉल, ठीक है। जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड ये एक्ट करती है फोर्स हमेशा, ठीक है, बस ये याद रखिए। वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड जो हो उसको वेट बोल देते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो वर्टिकली डाउनवर्ड किसके कारण एक्ट करती है, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट, बस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द फोर्स acting on a body in vertically downward direction, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे। अब वेट जो है क्या, एक तरह की फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होती है पता ही होगा आपको, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ के आए हैं। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेट भी क्या है, एक फोर्स है, मास तो मास ही रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो वेट को हम हमेशा लिखते हैं m इंटू जी, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब दोनों देख लीजिए, टोटली डिफरेंट क्वांटिटीज है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चे, हम दोनों के बीच डिफरेंसेज कर लेते हैं, मास और वेट के बीच, ठीक है। जैसे आपको बताया कि दोनों टोटली डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो इट मींस देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो कौन से हैं डिफरेंसेस, वी आर डिस्कसिंग दोज। चलिए इधर रख लेते हैं मास को और इधर रख लेते हैं वेट को, मास एंड वेट, ठीक है। पहला डिफरेंस उनकी डेफिनेशन, ठीक है, ये क्या था, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या था, ये फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। सेकंड, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स है और फोर्स की हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन हमने बता दी वर्टिकली डाउनवर्ड है, डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। थर्ड, मास जो है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे, मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम, SI यूनिट इज किलोग्राम, CGS यूनिट इज ग्राम, ठीक है। तो अलग अलग क्वांटिटीज हैं तो यूनिट्स भी अलग अलग होंगी। वेट की SI यूनिट क्या है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, तो इसकी भी न्यूटन, ओके। CGS यूनिट क्या होती है, फोर्स की डाइन, इसकी भी डाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, जो मास है बच्चे, it never changes, it remains constant, ठीक है। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। कुछ सिनेरियोज हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन वो अभी आपके लेवल के नहीं है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ठीक है, उसके अंदर उसने बताया था कुछ केसेस जब मास जो है बॉडीज का चेंज होता है, ठीक है। तो मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, कहीं भी ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, कहीं भी किसी प्लेस पे ले जाइए, ठीक है। आज जितना मास है, ठीक है, किसी बॉडी का, जैसे प्लास्टिक चेयर है, उसका जितना मास आज है उतना ही बाद में भी रहेगा। यहाँ पे अर्थ पे उसका मास कितना है, सेम मास उसका होगा किसी और
प्लेनेट पे अगर ले जाए, मंगल पे ले गए मान लीजिए बैठने के लिए, ठीक है, वहां पे बोल रहे हैं ना कि लाइफ पॉसिबल है, तो चेयर्स भी तो चाहिए होगी, ठीक है। तो मास क्यों नहीं चेंज होता बच्चे? मास है क्या? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखिए जितनी प्लास्टिक उसकी अर्थ पे थी उसमें उतनी ही सेम प्लास्टिक बच्चे उसकी वहां पे भी तो रहेगी। अब वहां पे लेकर जाते जाते वो झड़कर थोड़ी गिर जाएगी प्लास्टिक, ठीक है। लेकिन जो वेट है, ठीक है, इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। वेट जो है वो चेंज होता रहता है बच्चे, प्लेस टू प्लेस। अब प्लेस टू प्लेस कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ दिल्ली में कुछ और होगा वेट और मुंबई में कुछ और होगा, ठीक है, नहीं। प्लेस कहने का मतलब एक प्लेनेट, ठीक है, प्लेनेट की बात कर रहे हैं हम। अर्थ पे वेट किसी बॉडी का कुछ और होगा, ठीक है, किसी और प्लेनेट पे कुछ और होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जो वेट होगा, मून की एग्जांपल ले रहे हैं हम क्योंकि मून जो है वो हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। वेट जो है किसी भी बॉडी का वेट बचे मून पे कितना होता है? वो होता है 1/6 पार्ट ऑफ वेट ऑन अर्थ, ठीक है। याद रखिए जितना वेट हमारा यहां अर्थ पे है, मून पे जाके वो उसका 1/6 पार्ट रह जाता है, ठीक है। ये इसलिए होता है बिकॉज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन मून दैट इज 1/6 पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। ये चीज याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। मून पे वेट जो है वो अर्थ के ऊपर वेट का 1/6 पार्ट होता है क्योंकि ये चीज है, ठीक है। ओके, इसके बाद फिफ्थ, ठीक है, जो मास है हमने बोल दिया कि चेंज नहीं होता, ठीक है। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि अगर बच्चे मास जीरो हो गया इसका मतलब ये है कि बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। कोई भी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सबसे कम मास बच्चे इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? ये होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये देखिए -31 10⁻31 एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, इतनी छोटी है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, भूल सकते हैं उसको, लेकिन वो भी जीरो नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ मैटर तो हर एक बॉडी में है, ठीक है, तो वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन इधर वाले भाई साहब जो हैं वेट, ये जीरो हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी जीरो एट सम प्लेसेस, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ पे जो वेट है वो बॉडी का जाकर जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 9th का बचे ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको डिफरेंसेस करने हैं बिटवीन जी एंड जी। किसमें? जी एंड जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में, ठीक है। ये आप जरूर पढ़ लेना। एक बारी मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इन दोनों के बीच डिफरेंस का, ठीक है। अच्छे से कीजिए चैप्टर को। न्यूमेरिकल इस वाले चैप्टर में से आपको आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।